मित्रों, मैं विनीत मिश्रा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीके मैथ क्लास पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए क्लास का आरंभ करने वाले हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशाल है। तो इसमें विशालता क्या है कि आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। आज हमारी ये निर्देशांक ज्यामिति की पहली क्लास हो रही है, तो हम पहले आपको इसका इतिहास बताएंगे, इससे आपको परिचय कराएंगे। घबराइए नहीं, सिर्फ 1 मिनट के अंदर, ठीक। उसके बाद हमारे क्या क्या इसके अंदर अध्याय आते हैं, क्या क्या सेगमेंट है, उनको हमें कैसे पढ़ना है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करके और इस पर फिर हम आगे आपको इसके पूरे कॉन्सेप्ट बताएंगे, प्रमेय बताएंगे और उनका कैसे प्रयोग करना है इसे बताएंगे। एक लाइन में पहले आप जान लीजिए, जो 2-4 बातें हैं जानना बहुत जरूरी है। पहली बात आती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक, ये क्या है? निर्देशांक ज्यामिति इसे कहा जाता है। अच्छा, होता है कि इसके जनक कौन है, ठीक, इनके जनक कौन है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जनक जो हैं रेने डिस्कार्टस एक क्या थे? ये फ्रेंच में, मतलब फ्रांस के रहने वाले कौन थे? तो गणितज्ञ थे, ठीक। और क्या थे? और ये दार्शनिक थे, ठीक। इन 2 बातों को आप याद रखेंगे, खास करके रेने डिस्कार्टस को आप याद रखेंगे। अच्छा, अब इन्होंने क्या ऐसा किया, ये जनक हो गए, ठीक। अच्छा, चलिए उस पर चर्चा करेंगे। 1 मिनट की बात है, कहानी है, आप सुन लीजिएगा, मजा आएगा आपको। अच्छा, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्या क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप और किस नाम से जानते हैं? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक नाम इसका ये है। फिर आता है एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक। अब एनालिटिकल ज्योमेट्री भी आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। फिर आता है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ये क्या होती है? ये हमारी प्योर ज्योमेट्री होती है, ठीक। प्योर माने शुद्ध ज्योमेट्री, शुद्ध निर्देशांक ज्यामिति, ठीक। अच्छा, और अब हम जो पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या ये अशुद्ध होती है? नहीं, अशुद्ध नहीं होती है, लेकिन इसमें हमने क्या किया है कि एलजेब्रा का प्रयोग कर लिया है। क्या कर लिया है? एलजेब्रा आप समझ रहे हैं ना? तो अब हम जो यहां पर पढ़ने वाले हैं, इस ज्यामिति में क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हमें निर्देशांक ज्यामिति हल करना है, लेकिन इसमें अलजेब्रा के सूत्रों को, उसके प्रकार को भी इसमें प्रयोग में लाना है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है, ठीक। बहुत छोटी बात, लेकिन ये बातें आपको जाननी चाहिए। आपके जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ने जा रहे हैं, तो उसका बेस क्या है, इतिहास क्या है, जनक कौन है, इतनी बात आपको जानना है। अच्छा, एक बात बताना चाहेंगे आपको कि जो ये रेने डिस्कार्टस थे, इन्होंने कैसे विचार ही किया कि निर्देशांक ज्यामिति वहीं से शुरुआत हो गई, ठीक। तो कहा जाता है कि ये थोड़ा सा दार्शनिक भी थे, गणितज्ञ भी थे, अस्वस्थ रहते थे। तो ये लेटे लेटे क्या देखते हैं, अब हम सीधे इनकी छत पर आते हैं। देखिए, इन्होंने देखा कि इनका ऐसे छत था, जहाँ लेटे थे। अगर कोई घर में लेटेगा तो उसको छत दिखाई देगी ज्यादा। तो वहां पर क्या देखते हैं कि एक मक्खी कभी यहाँ बैठती है, कभी यहाँ बैठ जाती है, कभी इस कोने पे जाके बैठ जाती है, ऐसे वो अपने स्थान को बदल रही है। ऐसी कहानी है। अब ये सोचने लगे कि अगर हमसे कोई पूछे या मैं खुद को ही बताना चाहूं कि यह मक्खी मेरे इस छत पर कहाँ बैठी है, किस जगह पर बैठी है, कैसे हम निर्धारित करेंगे इसका? तो और कहा जाता है कि उनके जो सामान थे घर में, वो भी उनके इधर उधर फैले रहते थे। तो इन सब चीज को व्यवस्थित करने के लिए, खास करके मक्खी वाली बात आती है, उन्होंने क्या किया, अपनी छत को इस प्रकार लाइनों में पहले व्यवस्थित किया, ठीक, ऐसे ऐसे। और क्या किया? और इसके बाद इन्होंने इसको इस प्रकार से स्क्वायर बॉक्सों के रूप में इनको निर्देशित किया, और इनका इन्होंने क्या किया? नामकरण किया। जैसे 1,
1 2 3 4 5 ऐसे बहुत पूरे छत की बात कर रहे हैं। 2 3 4 5 6 ऐसे कर सकते हैं। ठीक। अब अगर कोई पूछे, उनसे पूछा जाए, किसी से पूछा जाए कि बताइए पहले कहाँ, यानी मक्खी कहाँ बैठी थी पहले, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो ये एक हॉरिजॉन्टल है और एक क्या है, पैरेलल है। तो इसमें क्या बोले कि नंबर 2, इधर से नंबर 2 लाइन और इधर से 5, मान लीजिए यहाँ ना हो, इस खाने पर यहाँ पर हो। ठीक। तो कहाँ रही हो, 2 और 5। तो इससे क्या निर्देशित होता है कि मक्खी, अब अगर इसी बात को बाद में इस प्रकार अक्षांशों के द्वारा निरूपित किया गया, ठीक, इसे आप एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स डैश कर सकते हैं, यह वाई एक्सिस और यह वाई डैश। ठीक। तो आप जानते हैं जैसे हमारी संख्याएं हैं, अगर यहाँ पर 0 है, ठीक, तो इधर आप जो पाएंगे उसे आप 1 2 3 ऐसे ऐसे करके आप और आगे तक इसको ले जा सकते हैं, और ये सब क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक। और जो इधर देखेंगे, अगर ऊपर की तरफ आप जाते हैं तो आप इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चले जाएंगे। ठीक। तो आपका यहाँ हो गया जैसे 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3 और यहाँ जाएंगे हो गया 4। इसी प्रकार यहाँ भी 1 2 3 और 4। अब अच्छा, लेकिन जो संख्याएं हमारी 1 2 3 4 हैं, इधर पॉजिटिव हैं, ये 0 है, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 ऐसे से, और ये क्या हो जाएंगे, सब ये माइनस में हो जाएंगे। आपने पढ़ा होगा। ठीक। ये संख्याएं 0 के पहले जो हो जाती हैं वो क्या होती हैं, माइनस में उनको गिना जाता है। अच्छा, अब जब ऊपर वाला अगर वाई अक्षांश आपका पॉजिटिव में है, तो नीचे भी आप गिनेंगे कैसे, 1 2 3 4, और ये किस में होगा, तो ये सब निगेटिव में हो जाएगा। ठीक। और किसी भी बिंदु को निरूपित करने के लिए हमें एक्स अक्षांश और वाई अक्षांश दोनों के मान ज्ञात होने चाहिए। ठीक। थोड़ा सा इसे और साफ करते हैं तो आपके लिए समझने में आसान होता चला जाएगा। ये तो कहानी थी, इसे आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा आप अक्षांशों के बारे में जान लीजिए, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति पूरी अगर आपकी कहीं आधारित है तो वह अक्षांशों पर ही पूरी तरह से आधारित है। कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए कहीं आपको ज्यामिति में सवाल में इस प्रकार कहा जाए कि एक वस्तु है जो किस स्थान पर है, तो बताया गया 2 3 और 2, 3 और 2, ये 3 और 2 क्या है, ये x और y के मान हैं। ठीक। और हमेशा ही जब भी किसी वस्तु को निरूपित किया जाएगा तो पहले x लिखा जाएगा और बाद में y लिखा जाएगा। अच्छा, अब इससे आप क्या समझ गए, इससे हम क्या समझते हैं, इससे हमें यह समझ में आता है कि जो पहले 3 लिखा हुआ है, तो वो जो भी वस्तु होगी वो कहाँ होगी, इस 3 के सीधे में होगी। यहाँ से आप 3 थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं रेखा से, ये हमारी 3 की रेखा है, ऐसे चली जा रही है। ठीक। यानी जहां भी होगा वो इस 3 के माध्यम से हमें यह पता लगा कि x अक्षांश पर होगी और यह 3 नंबर पे ऐसे तीसरे अक्षांश में होगी। ठीक। लेकिन दूसरी बात क्या कह रहा है कि y का मान 2 है। अब y अक्षांश अगर आप देखेंगे तो इससे अगर आप एक पैरेलल बनाएंगे आपको ये मिल गई, यानी ये जो पॉइंट बन रहा है, जो इधर से x अक्ष को 3 से और y अक्ष को अक्षांश को 2 से काट रहा है, तो उसकी स्थिति हो गई। ठीक। अच्छा, अब अगर इसी जगह इसने इसमें क्या किया होता, थोड़ा सा परिवर्तन करता और लिख देता -3 और 2। आपसे किसी वस्तु की स्थिति की बात की जाए और बताया जाए कि वह वस्तु कहाँ स्थित है, तो -3 और 2 अक्षांश पर स्थित है। अच्छा, अब इससे क्या समझ में आएगा हमको, अब -3 माने जो पहले x का मान दिया हुआ है, जो आप इधर कर रहे थे इस तरफ आ जाइए, ये -3 है, तो अब -3 से इसे थोड़ा सा नीचे लिखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से एक
रेखा से ऊपर की तरफ आप एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वास्तविकता में इनका कोई भी स्थान नहीं है, लेकिन इतना विशाल और इतना बड़ा इनका चैप्टर है कि आप समझ लीजिए पढ़ने में बस मजा आ जाता है। आप बेसिक बातों को समझते जाएंगे, निर्देशांक ज्यामिति पे आप अच्छी तरह से पकड़ बना लेंगे, इनकी सारी सवालें आप हल करने लगेंगे, तो आप जितने जानकारी जान लेंगे उतने आप आसानी से लगाएंगे। ठीक, तो कभी कभी सवाल सीधा सीधा आती है कि 3 और 2 किस अक्षांश में हैं। अक्षांश क्या है? इनको हम पहला अक्षांश, इसे हम क्या कहते हैं दूसरा अक्षांश, इसे तीसरा और इसे आप चौथा अक्षांश कह सकते हैं। ठीक, चलिए, तो यहां पर आपने -3 देखा, एक -3 पर एक्स अक्ष के माइनस पर आपने एक काल्पनिक रेखा खींची और y का मान क्या है 2, तो यहां से आप एक 2 के लिए काल्पनिक रेखा खींचेंगे, तो इस स्थान पर -3 और 2 का निरूपण करेंगे। समझ में आ गई बात? इसी तरह से अगर वह दोनों में माइनस करता है, जैसे -3 और -2, -3 और -2, इससे हमें क्या समझ में आता है कि अब हम तीसरे कॉलम में हैं, यानी किस अक्षांश में हैं, किस क्वाड्रेंट में हैं, तो हम तीसरे क्वाड्रेंट में हैं, तीसरे चतुर्थांश में हैं। यहाँ पर x का भी मान y माइनस होता है और y का मान भी माइनस में ही होता है। तो देखिए अब -3, तो -3 तो यही रहेगा इधर। ठीक, ये जो -3 x अक्षांश है यही रहना है, इस पर एक आप काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं ऐसे ऐसे। और क्या कह रहा है -2 y अक्षांश क्या, अच्छा ध्यान दीजिएगा इस बात को कि इस तरफ पहले x लिखा जाएगा और इसे y ही लिखा जाएगा। ठीक, इसमें परिवर्तन कहीं नहीं होना है। चलिए, तो -2 की बात करेगा तो आप यहां से एक रेखा ऐसे 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 से 2 के आसपास खींच सकते हैं। तो इस वस्तु की स्थिति कहां हो गई? तो ये हो गया -3 और -2 में। समझ गए बात? अच्छा, अब अगर इसी बात में कह दे कि ये क्या है, 3 है और -2 है, आपको एक संख्या दे दी जाए, स्थिति बता दी जाए कि कोई वस्तु कहाँ है, तो 3 और -2 अक्षांश पर है, तब आप देखेंगे हमारा 3 कहाँ है। अब 3 अगर प्लस में है तो आप इधर ध्यान देंगे, इसको ये 3 बन रहा है आपका, और यहां से आप एक काल्पनिक रेखा का निर्माण करेंगे। ठीक, और जो y का मान क्या है -2, तो -2 इधर हो जा रहा है, इस रेखा को आप ऐसे आगे बढ़ाएंगे, इस स्थान पर आपकी यह वस्तु मानी जाएगी। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम चतुर्थांश की बात करते हैं तो किस चतुर्थांश में x का मान पॉजिटिव रहता है और कहां पर आपको निगेटिव मिलेगा, इस पर सीधे सीधे सवालें आती हैं। ठीक, तो आप अगर इतना भी जान गए इस बार, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अगर यह सवाल आएगी तो सिर्फ आपको अपनी जानकारी के हिसाब से ही इसको हल कर देना है। यानी जैसे आप देख रहे हैं, अगर प्रथम चतुर्थांश की बात करेगा, अगर प्रथम की बात करेगा, ठीक, ये चौथा है, तो इसमें आप देखिए x अक्ष वाला पूरा पॉजिटिव जा रहा है, यानी जो x का मान होगा वो क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। और y के लिए देखिए आप इस अक्षांश की बात करेगा तो यहां से यहां तक में रहना है, ये माइनस है, तो यहां पर क्या होगा, x का मान पॉजिटिव होगा और y अक्षांश का मान निगेटिव में आएगा। अच्छा, अगर दूसरे अक्षांश में कोई आपकी स्थिति बता रहा है तब वहां पर क्या होगा, यह भी माइनस होगा और यह भी माइनस होगा, यानी x भी माइनस में होगा और y भी माइनस में होगा। ये समझने की बात है, इसे आप याद रखेंगे तो कभी आपको निर्देशांक ज्यामिति में दिक्कत नहीं होनी है। समझ में आई बात? अच्छा, अब तीसरे की बात करें तो यहां पर y क्या है, माइनस में है। थोड़ी देर, ये पॉजिटिव में, हाँ ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ये वाला निगेटिव में है। हाँ यही तो है, हाँ ठीक। तो x अक्षांश में इधर जब दोनों पॉजिटिव थे, ठीक, पहले में क्या होता है, हाँ थोड़ा सा बच्चों ध्यान देंगे, पहले में दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। हाँ, ये भी x y वाला भी पॉजिटिव है, x वाला भी पॉजिटिव है, इसलिए x और y दोनों के मान पॉजिटिव होंगे। अगर कहीं आपको इस तरह की संख्या मिलती है, यह 3 2 के अलावा कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव में है तो आप कहेंगे यह पहले अक्षांश में है। और यदि इधर क्या देख रहे हैं आप, ये y का मान पॉजिटिव है और x का मान निगेटिव है, देख लीजिए इधर देख रहे हैं ना आप, ये सब इस बिंदु के अगर इधर आप आएंगे यह माइनस हो जाएगा पूरा x का मान, और इधर क्या हो जाएगा,
ये वाला सब प्लस में रहेंगे, इधर माइनस होता चला जाएगा। यही हाल वाई में होता है, इधर क्या होते हैं, वाई का मान सब प्लस में होता है और इधर माइनस होता है। तो यहाँ पर दूसरे अक्षांश में वाई का मान प्लस रहेगा और एक्स के मान क्या होंगे, निगेटिव रहेंगे। अगर आपको इस प्रकार संख्या दे कि दोनों संख्याएं एक्स और वाई दोनों माइनस में हैं, तब आप समझ जाएंगे कि यह तीसरे अक्षांश की बात कर रहा है। ठीक, और चौथे में क्या होगा, तो वाई का मान निगेटिव हो जाएगा, वाई वाला मान निगेटिव हो जाएगा और एक्स वाला क्या हो जाएगा, प्लस। बस इतनी बात आपको समझाने के लिए हमने ये बातें आपको बताई, तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गई होगी। अब आज हम क्या पढ़ेंगे इसे ध्यान दीजिएगा आप, इसके अलावा कि क्योंकि ये परीक्षाएं बहुत नजदीक आ गई हैं और निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना बहुत ही अनिवार्य भी है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको बहुत ही सरल तरीके से और सटीक मार्ग से अभी इस एग्जाम के आसपास ले चलते हैं, जिससे आपको इससे जो सवालें आए उसमें दिक्कत ना हो। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे लाइन, ठीक, उसके बाद एंगल, ठीक, और लाइन पढ़ेंगे, एंगल पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, बहुभुज यानी पॉलीगन के बारे में जानेंगे। और इसमें आप क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे और एक वृत्त, सर्कल। तो अगर पूरा पढ़ाया जाए तो इसका कॉन्सेप्ट ही पढ़ाने में कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि अब पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने लगेंगे तो एग्जाम ही निकल जाएगा। तो हम चाहते हैं आपको हम कुछ ऐसी बातें बता दें कि जो एग्जाम के लिए अनिवार्य है और आपको समझ में जल्दी से आ जाए। ठीक, तो इसके बाद फिर आपको हम विस्तार से भी बताएंगे। चलिए देखते हैं आज क्या होता है। चलिए भाई मित्रों, तो क्या हुआ, अब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, इसके रूप को थोड़ा बहुत आप समझ गए कि क्या है, क्या पढ़ना है हमें। ठीक, अब आप देखेंगे कि हम इसमें शुरुआत करेंगे कहां से। तो जैसे भी आप इस क्षेत्र को पूरा समझ सकते हैं कि यह क्या है, एक ज्यामितीय क्षेत्र है जिसे हम खानों खानों में, स्क्वायर बॉक्सों में बांटा जा सकता है और इसके आप 4 एक्स यानी सीधा एक्स और वाई अक्ष के रूप में भी जान सकते हैं। चलिए इससे आप परिचित हो गए हैं। अब हम बात करेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, ज्यामिति के बारे में। तो आपने देखा है जो संरचनाएं होती हैं, त्रिभुज की हो, चतुर्भुज की हो, उसमें आपने प्रमेय भी पढ़ा है। तो पाइथागोरस की प्रमेय सभी बच्चे जानते हैं, वह एक समकोण त्रिभुज के ऊपर पूरी तरह से आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, इसका प्रयोग लगभग गणित के विशेष जहां पर ऊंचाई हो, दूरी हुई, नाव और तमाम चीजें में उसका प्रयोग होता है और ज्योमेट्री के लिए तो बनी ही है, इससे बच्चे परिचित हैं। एक और सूत्र, एक प्रमेय होती है प्रमुख जो इसमें प्रयोग होगा। जैसे कोई गोलावृत्त है तो केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण क्या कहते हैं, परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, इसे भी आप जानते हैं। तो इन प्रमेयों को हमें याद नहीं करना है, ना तो इनका डेरिवेशन करना है। फिर करना क्या है, करना यह है कि हमें इसको जानते रहना है और जहां इसका जैसा प्रयोग आएगा उसे हम प्रयोग कर लेंगे। ठीक, और अगर किसी प्रमेय की बात आई और उसका डेरिवेशन अनिवार्य हुआ तो उसे भी हम आपके लिए यहाँ पर बता देंगे। अभी हम सीधे सीधे एक शार्ट नहीं, बहुत शार्ट नहीं है, थोड़ा शार्ट ही है कि प्रमुख बातों को देखते हुए और प्रमुख सूत्रों को जानते हुए, कुछ कॉन्सेप्ट को जानते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे जिससे हमारी सवालें डायरेक्ट हल हो जाएं। ठीक, चलिए आप सावधान होकर के थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत मजेदार क्लास होने वाली है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें इस बात की कि कोई बोरिंग हो जाएगी, जी नहीं। चलिए अब आती है पहली बात इसमें कि अगर एक बिंदु है, ठीक, एक इससे भी बड़ी बिंदु आप रख सकते हैं, तो बिंदु को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, बिंदु को, पॉइंट को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे। तो बिंदु की जो मानक परिभाषा होती है ये होता है कि ऐसा एक वृत्त है, यह बिंदु क्या है, ऐसा एक वृत्त है
जिसकी त्रिज्या नगण्य होती है, इतनी छोटी होती है त्रिज्या या व्यास कह लीजिए कि उसे मापा नहीं जा सकता है, यही बिंदु है। आती है आगे बात, रेखा क्या है। तो आपने ये देखा एक रेखा है, ठीक, और अब जाके यह रेखा यानी लाइन क्लियर हो गई। इसका मतलब यह है कि बिंदुओं के निर्माण से ही, बिंदुओं के जोड़ने से इस प्रकार रेखाओं का निर्माण होता है। जब आप बहुत सारे बिंदुओं को एक दूसरे से सटा कर रखते चले जाएंगे तब आप देखेंगे कि एक रेखा का निर्माण होता चला जा रहा है। एक पॉइंट की बात है, इसको बस जानना चाहिए आपको। ऐसा कहीं नहीं आता है कि कितने बिंदुओं से मिलकर के ये रेखा बनी हुई है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन अब इसका ये बेसिक बातें हैं, इसलिए आपको जानना भी चाहिए। चलिए अब हम आते हैं बिंदु के आगे सीधे सीधे रेखा पर, ठीक। अब रेखा में हमें क्या जानना है, सभी बच्चे परिचित हैं, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। लेकिन रेखा में क्या होता है कि ये रेखाएं जो होती हैं ये अपने आप में अनंत होती हैं, यानी ये कहाँ तक जाएंगी इनका कोई और छोर नहीं होता है, इसे हम रेखा कहेंगे। लेकिन अगर इसी रेखा पर हमने दो बिंदु ए और बी को निर्धारित कर लिया तब हम क्या कह सकते हैं कि ए और बी क्या है, एक लाइन है, ठीक, एक लाइन है। अच्छा, और इसे लाइन को सिर्फ लाइन नहीं कहेंगे, आप कहेंगे सेगमेंट ऑफ लाइन, यानी एक रेखा खंड कहेंगे इसे। क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रेखा खंड, क्योंकि ये रेखा जो है, ये आप तीर देख रहे हैं, ये अनंत तक जाने वाली रेखा है, इसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन जब हमने इस पर दो बिंदु को निर्धारित कर लिया तब यह एक रेखा खंड हो गया, ठीक। चलिए इतनी बात पहली आप समझ गए। अब आता है कि समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या है, प्रतिच्छेदन रेखा क्या है, तिर्यक रेखा क्या है, इन पर हम थोड़ा थोड़ा सा आपको परिचय कराते हुए आगे बढ़ेंगे। इसे जब हम सवाल लगाने लगे तब हमें इन बातों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, जैसे अब कुछ बच्चों ने तो, जो मैथ्स के छात्र हैं वो तो इससे पूरी तरह से परिचित होंगे, और जो आर्ट के छात्र हैं उनको थोड़ा नया नया लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आएगा, वो अच्छी तरह से आज समझ जाएंगे कि निर्देशांक ज्यामिति कोई भी कठिन सब्जेक्ट नहीं है, यानी मैथ्स का ये बहुत ही हार्ड सेगमेंट नहीं है, बड़ा है, विस्तृत है, लेकिन हार्ड नहीं है, आपको समझ में आने वाला विषय है बहुत अच्छी तरह से। चलिए तो अब हम आते हैं कि प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है। प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, तो प्रतिच्छेदन बिंदु जैसे एक रेखा है, ठीक, ये रेखा है। अब रेखा है तो ये अनंत तक जा रही है, अनंत से जा रही है, कोई बात नहीं। तो अगर इसको कोई रेखा ऐसे काट देती है, कोई रेखा इस प्रकार विभाजित करती है, तो जो यह मूल पॉइंट हो रहा है जहां पर इसे प्रतिच्छेदित करती है, जहां इसे काटती है, उसे हम प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे आप प्रतिच्छेदन रेखा कहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब एक रेखा इसे हो गई, एक रेखा और भी हो सकती है, लेकिन इनके क्या हो गए, प्रतिच्छेदन बिंदु एक ही होने चाहिए, तभी आप इसे प्रतिच्छेदन बिंदु कहेंगे, ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इन्हें क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदन रेखा। क्लियर, इतनी बातें हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं गंवाना है, बस आप समझ लीजिए कि रेखाएं एक दूसरे को जिस स्थान पर काटती हैं उसे आप प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं, ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। और उस रेखा को क्या कहते हैं, तो कंसर्टन रेखा, कंसर्टन लाइन कहते हैं। चलिए, तो इसमें बहुत हिंदी और इंग्लिश का मैटर नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक। दो बातें आप समझ गए, पॉइंट समझ गए, लाइन समझ गए, समांतर रेखा क्या है। समांतर रेखा में थोड़ी सी आप बारीकी समझ लीजिए, जैसे ये समांतर रेखाएं हैं दो, ठीक, तो ये कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकती हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, काट नहीं सकती हैं। और एक शर्त होती है कि इनके बीच की दूरी, इन रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है, तभी ये रेखाएं क्या होंगी,
समांतर रेखा होगी। यदि ये रेखा है और इधर से एक रेखा ऐसे है, अगर इनकी दूरी घट रही है तब ये रेखाएं कभी भी समांतर रेखा नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आने वाले कुछ समय बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देंगी या स्पर्श कर लेंगी, पार कर जाएंगी, इसलिए ये समांतर रेखा नहीं हो सकती है। ठीक, ये हो गई समांतर रेखा। अच्छा, अब आती है कि तिर्यक रेखा क्या है। अब धीरे धीरे रेखाओं के स्वरूप बदलते जाएंगे, उनके कार्य, उनके सिस्टम क्या है समझेंगे इस बात को। चलिए, तिर्यक रेखा क्या है? दो समांतर रेखाओं को काटने वाली जो ये तीसरी रेखा है इसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? अच्छा, एक बात और, अगर हम इन दोनों रेखाओं को अगर समांतर रेखा कहते हैं तो क्या इन्हें भी आप समांतर रेखा कह सकते हैं? ठीक, तो जी हाँ, बिल्कुल आप इन्हें भी समांतर रेखा कहेंगे। और इस पर आधारित कुछ कोणों के मान होते हैं, गणना होती है। जैसे ही हम रेखा से आगे बढ़ करके कोणों पर पहुंचेंगे आपको इनका पूरा परिचय कराएंगे। ठीक, बस आप इतना भी जान लीजिए। चलिए, ये भी बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग किरण पे। रेज, रेखा अनंत, यानी उसका कोई और छोर नहीं होता है, लेकिन जो किरण होती है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, इस पॉइंट से अगर कोई भी किरण जाएगी तो ये यहां से शुरू हो रही है, इस बात को क्लियर है। और एक किरण, दूसरी किरण, तीसरी किरण, चौथी किरण, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उसका वही रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, एक रहेगा और उनकी दिशाएं चारों तरफ हो सकती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम किरण कहते हैं। अगर कहीं पर इस प्रकार से आपको दिखाई दे कोई रेखाखंड, इसमें सिर्फ एक तरफ से तीर बना हो तो इसे आप स्टार्टिंग पॉइंट भी समझ सकते हैं, लेकिन उसमें स्पेशल बातें कुछ न कुछ लिखी रहेंगी, आप समझ जाएंगे उससे जब आप हल करेंगे। ठीक, और अगर दोनों तरफ इस प्रकार तीर बना है, ये क्या है? एक संपूर्ण रेखा है जिसका कोई अंत नहीं है। और यदि आपको कह दे कि यहां से यहां तक ए और बी की बात करता है, तब इसे आप क्या कहेंगे? तो रेखा खंड कहेंगे। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी इन पर भी एक आध प्रश्न बन जाते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, अब हम बात करेंगे कोणों की, क्योंकि निर्देशांक जामित हो और उसमें अगर कोण की चर्चा न हो तो कुछ समझ लीजिए आप उसके हाथ पैर की ही बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा एक पॉइंट बेसिक होगा बस। जैसे यह एक बिंदु है और यह एक बिंदु है और इन दोनों को जोड़ने वाली एक रेखा है। ठीक, ये पॉइंट है। अच्छा, तो आप जानते हैं यह रेखा, यही रेखा क्या करती है? अगर ये हमारा एक अच्छे ध्यान दीजिएगा इस बात को, जो भी बातें हमें करनी है बहुत ही इसमें, तो उनका एक निश्चित स्थान होगा, निश्चित गणना होगी, निश्चित अब स्वतंत्र नहीं होगी। अब कोई भी बातें स्वतंत्र नहीं होगी, सब अक्षांशों के मध्य अपने वर्क को करने वाली हैं। ठीक, तो अब जैसे ही यह रेखा यहां से उठ के यहां आएगी, ठीक, अगर ये है ए और यह बी, ठीक, तो यही रेखा जब अपने स्थान से उठ करके और इस बिंदु पर पहुंच जाएगी, तब इसके बीच में एक कोण बनेगा, यानी जो भी दूरी तय करेगी निश्चित से ये इस प्रकार, उसको यहाँ पर एक कोण कहा जाता है। समझ में आई बात? अच्छा, तो यहाँ हम आपको जो बताना चाहते हैं इसे भी आप जान लीजिए, थोड़ा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा भी होगा। जैसे एक रेखा है, अगर हम कहें कि यह 0 अंश, कितना है यहाँ पर कोण? अपने स्थान से 0 अंश चलती है, तो क्या यह बिल्कुल भी चल सकती है? यानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो यानी हर रेखा, कोई भी लाइन हो तो वह 0 अंश शुरू में प्रारंभ में निर्धारित करती ही है। यानी इस पॉइंट पर क्या है, अगर सीधी रेखा है तो यहां आप 0 अंश कहेंगे। ठीक,
और यदि थोड़ी सी भी यहाँ से शुरू होते 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 ऐसे 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 मान लीजिए 1 अंश भी बढ़ गई ऐसे, तब आप यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, 1 अंश हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसकी बिल्कुल गणना नहीं करें, किसी रेखा की बात कर रहे और पूछे ए और बी रेखा है, तो बिंदु ए पर कितने कोण बना रही है, रेखा ए बी बिंदु ए पर कितने अंश का कोण बना रही है, तब आप उसे ऐसा नहीं कहेंगे कि पता नहीं, गणना नहीं कर सकते हैं, आंकड़े कम हैं, ऐसा ऑप्शन रहेगा। 0 अंश, 1 अंश, -1 अंश ऐसे देगा आपको, तो आप उसे 0 अंश ही लिखेंगे। ठीक, ये बस जानकारी की बात है, सीधा सीधा एक प्रश्न है आपके लिए और बेसिक बात भी है, दोनों है। तो समझ में आ गई इतनी बात। चलिए, अब जब आप रेखा समझ गए, कोण समझ गए, अब हम आते हैं इस पर कोणों पर। अब आप बताइए, आपने कितने प्रकार के कोणों को पढ़ा है या आप कितने प्रकार के कोणों के बारे में जानते हैं? चलिए शुरू कर दीजिए आप। तो आप देखेंगे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण, ठीक, पूरक कोण, रैखिक कोण, सन्मुख कोण, समानांतर, इस प्रकार से बहुत से कोण हैं, लेकिन सबके थोड़ा थोड़ा सा गुण आपको आज जान लेना है। ठीक, किसी भी आपको कोण के बात और उनको सिद्ध करने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी चाहिए। चलिए, तो कोण की बात करेंगे। कोण की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आता है, कोण में एक होता है समद्विभाजक। किसी भी कोण को, एक मान लीजिए कोण है, ये कोण है, अगर इसकी वैल्यू 60 अंश है, इसकी वैल्यू क्या है, 60 अंश है, तो जो रेखा इस कोण को 30 और 30 अंश में विभाजित करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, समद्विभाजक कहेंगे। ये कोणों के प्रकार से प्रकार हैं। अब इनको कैसे दो भागों में बांटना है, ये रचना में आती है बात, तो उसे हमें नहीं पढ़ना है, बस जान लेना है। चलिए, अब कोण के बाद पहला कोण आता है न्यून कोण। अब न्यून कोण किसे कहते हैं, हम अक्षांशों से ही चल के बात करेंगे, इन्हीं पर सारी हमारी गणना होनी है। तो 90 अंश से कम न्यून कोण की बात करेंगे, तो क्या करेंगे, 90 डिग्री से कम। ठीक, क्या होगा, न्यून कोण। ठीक, तो जब भी आप ध्यान दें कि पहला अक्षांश कितना है हमारा, अगर यहां से यहां बात करेंगे 90 डिग्री है, अगर इससे कम कोई कोण बनता है, ठीक, चाहे 1 अंश कम हो और चाहे 1 अंश ही, जैसे यहां से कोई रेखा चली, चाहे वो 1 अंश का कोण बनाए और चाहे यहाँ पर क्या पड़े 89 डिग्री का कोण बनाए, वह न्यून कोण ही होगा। ठीक, न्यून कोण के बाद जो सीधा सीधा यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 अंश का कोण बनाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, तो समकोण। समकोण क्या है, तो जिस कोण की वैल्यू 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे हम लोग समकोण कहते हैं। चलिए, अब आता है अधिक कोण। समकोण के बाद क्या आएगा, अधिक कोण। अधिक कोण क्या है, अधिक कोण वह है जो 90 से अधिक क्या हो, 90 से ज्यादा और 180 से कम। ठीक, 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, वही इसे यहां से अब यहां तक 90 है, तो 90 से आगे चाहे वह 91 हो जाए, और इसे आप बांटेंगे, इसे भी आप 90 भागों में बांट सकते हैं। समझ आई बात। तो 90 से अब बांटने को तो हमने आपको रेडियन में देखिए बताया है, बांट भी सकते हैं कि एक अक्षांश के एक क्वाड्रेंट को हम लोग क्या किए हैं, मतलब क्या किया गया है, तो 90 भागों में बांटा गया है। कितने, 90 भागों में इसे बांटा गया है। ठीक, और एक अंश को, यानी जो ये एक खाने आप देख रहे हैं, इनकी जो बीच की दूरी है, इनको क्या किया है, इनको 60 भागों में बांटा गया है। कितने में, 60 भाग में। एक भाग को क्या कहते हैं, तो मिनट, और फिर इन्होंने जो 60 भाग में बांटा था, इसको आगे बढ़ा के जब इसको अगर 60 भाग में बांट दिया, उसे क्या कहते हैं, सेकंड। ठीक, ये एक अंश जो 90 भागों में बांटा गया है, इसे हम एक अंश कहते हैं। ठीक, 1 डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री बराबर आपको पता है, छोड़िए
लेकिन अब जान लीजिए भागते नहीं हैं, मतलब कि हम लोग ऐसा ना हो भटक जाएं, तो भटकना नहीं है, इतना जानना है आपको कि 1 डिग्री बराबर मतलब एक क्वाड्रेंट बराबर 90 अंश, ठीक है। 1 अंश बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये कोणों की माप है बस, और कुछ भी नहीं है। और इनको भी आप अगर कोई दिक्कत ना हो आपको, तो अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ना जानते हो तो डिग्री और रेडियन का पूरा एक हमने 2 लेसन बनाया हुआ है, 2 क्लासेस है, उसे आप जरूर देख लीजिए। आपको एक सवाल वहां से जरूर मिलनी है, ठीक। कभी कभी कोण को रेडियन में बताइए, रेडियन को आप अंश में बताइए, ये सब बातें आती हैं, इसे आप ध्यान देंगे। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे अधिक कोण। अधिक कोण के बाद आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण। अब ऋजु कोण क्या है, सभी बच्चे जानते होंगे, यानी 180 अंश। 180 अंश माने ऐसे बन गया। अब देखिए ना, ये इतना 90 है और इधर भी आ जाइए, तो यह इतना कोण क्या बन गया, 180 अंश का कोण बनाया। यानी किसी रेखा, कोई रेखा है जैसे देख रहे हैं आप ना, यह अगर यहां से शुरू होती है इस पॉइंट से, और क्या करती है, घूमते 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 पूरा सीधा हो जाती है, तब आप इस पॉइंट पर क्या कहेंगे, 180 डिग्री का कोण बना रही है। इसे हम क्या कहेंगे, ऋजु कोण कहा जाता है। समझ में आ गई बात। चलिए, अब हम आगे आएंगे और बात करेंगे बृहद कोण की। बस आपको परिचित हो जाना है, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, इतना भी नहीं शार्ट कर देना है कि अब आपको कोणों के नाम ही ना मालूम हो जाएं, ठीक। तो इतना कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आप बिल्कुल भी घबराएं ना कि हम ज्योमेट्री से मतलब पढ़ नहीं पाएंगे और हमारा एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी ज्योमेट्री पूरी तरह से आपको इस काबिल बना देंगे कि आप ज्योमेट्री से बिल्कुल घबराएंगे नहीं, ठीक। चलिए, आता है ऋजु कोण, आपने देख लिया। अब है बृहद कोण। अब क्या है, बृहद कोण, ठीक। बृहद कोण किसे कहते हैं, तो 180 से अधिक, 180 से अधिक, ठीक, और 360 से कम। 180 से अधिक और 360 से कम के कोण को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण, बृहद कोण कहते हैं। अब ये कैसे होगा, देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई कोण है, इसकी वैल्यू चाहे 30 हो, 45 हो, 30 अंश लगभग बन रहा है, ये 30 अंश बन गया। लेकिन अगर ये क्या करे, एक कोण इधर भी तो बना रहा है, यह रेखा इधर भी तो बना रही है, तो ये क्या है, ये है 360 माइनस थीटा, इसे कहा जाता है। यानी 360 में से अगर आप 30 घटा देंगे, यह कोण कितने का है, तो 330 अंश का है, ये वाला जो बना हुआ है, ठीक। और ये जो है ये कितना है, 30 अंश। तो यानी ये जो 330 अंश का कोण बन रहा है, यही कोण बृहद कोण है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम कि कोणों के एक दूसरे से क्या संबंध है, उनको कैसे जानते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगल। कोणों के मध्य में जो संबंध होते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है आपका निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक। ये बेसिक बातें थी जो हमने कोणों की बातें बारे में बात की, रेखा के बारे में आपको बताया, पॉइंट की बात की, रेखा खंड क्या है, और जो ज्यामितीय स्थिति बनती है उसकी चर्चा हो गई। और इसे आप ध्यान रखेंगे, इन सब से एक एक सवाल बनने की संभावना बनती है। जरूरी नहीं कि सबसे आ जाए, लेकिन किन्हीं एक से तो एक सवाल बेसिक में है, आना ही आना है, ठीक। रेखा, रेखाखंड क्या है, पॉइंट क्या है, और आपका कौन से कोण कैसे हैं, ठीक। इन पर भी सवालें बन जाती हैं, क्योंकि ये जो रेलवे की परीक्षाएं और यूपी कांस्टेबल की परीक्षा आ रही है, इसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछना है, लेकिन इतनी बातें वो पूछ सकता है आसानी से, ठीक। चलिए, अब आते हैं हम लोग कोणों के संबंध के बाद। तो सबसे पहले आता है पूरक कोण क्या है, ठीक। क्या है पूरक कोण। अब पूरक कोण क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल इसे कहा जाता है, ठीक। क्या कह रहा है, दो कोण
दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, यानी जैसे ऐसे कोण है, ठीक। अब यहाँ पर आप कोई रेखा खींच दिए बीच में या कोई कोण बनाया, एक कोण का मान अल्फा हो गया, इस कोण का मान बीटा हो गया। तो यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो आप इसे क्या कहेंगे, इन दोनों को आप पूरक कोण कहा जाएगा। क्लियर। अब इसी के साथ आप देख लीजिए, अगला है समपूरक कोण, ठीक। जब दोनों कोणों को आप साथ में देखेंगे तब आपके समझ में ज्यादा आएगा। इसे कॉम्प्लीमेंट्री और इसे सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। समपूरक कोण क्या है, तो जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए यहां से आपने कोई एक कोण ऐसे बनाया, ठीक। अगर यह कोण कितना हुआ, 115 डिग्री हो गया, 115 डिग्री हो गया, तो इधर वाला 180 में से आप 15 घटाएंगे, 180 में से 115 घटाएंगे, यानी क्या मिल जाएगा, तो 765, हाँ 65 डिग्री का बनेगा। और इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, तो 180 डिग्री हो जाएगा। यानी यदि एक कोण इसका अल्फा है और यह कोण आप क्या है, बीटा है, तो यहां भी कह सकते हैं आप अल्फा धन बीटा बराबर 180। अगर अल्फा बीटा के इस प्रकार के मान हैं तो आप उन्हें समपूरक कोण कहा जाएगा। सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा दो चार ऑप्शन दे करके, इनमें से पूरक कोण बताइए या समपूरक कोण बताइए। चलिए आगे हम आपको और बताते हैं, कुछ पहचानने के लिए फिगर भी दे देगा, तो आप इस क्लास में परिचित हो जाइए, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। आप पूरक कोण और समपूरक कोण, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, इस दो बातों को ध्यान रखेंगे। एक 90 अंश पर बनता है दोनों का योग, और दूसरे का क्या है, तो 180 अंश की बात करता है, ठीक। अब अगर दोनों आप एक साथ पढ़ेंगे तो पूरक और संपूरक में आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बार आपने इस क्लास को देख लिया है तो जब भी आपके सामने से इस पर आधारित प्रश्न गुजरेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब आता है रैखिक युग्म कोण। अब रैखिक युग्म कोण क्या है समझिएगा। रैखिक युग्म कोण, ठीक, क्या कहते हैं, लाइनर पेयर एंगल। रैखिक युग्म, युग्म माने होता है समूह, युग्म माने क्या होता है, समूह। अगर दो से अधिक कोण, दो से अधिक कोणों का योग क्या होता है, यानी अल्फा, इसे आप कह सकते हैं बीटा, इसे आप कह दीजिए थीटा, तीनों का योग यानी अल्फा धन बीटा धन थीटा, इसका मान 180 अंश हो जाए तो इनको क्या कहेंगे, रैखिक युग्म कोण कहेंगे हम लोग, ठीक, याद रखेंगे आप। अब आता है थोड़ा सा महत्वपूर्ण और आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है, आसन्न कोण। आसन्न कोण, ठीक, कैसे है, क्या है, आसन्न ही उसे क्यों कहा गया, जो एक दूसरी रेखा पर, देखिए आसन्न कोण क्या है, आसन्न कोण, आसन्न कोण ये क्या है, कैसे बनते हैं, कैसे इन्हें पहचाना जाता है। मान लीजिए इस तरह से कोण है, ठीक, तो वैसे भी आप जानते हैं अगर कहीं पूरे कोणों की बात की, संपूर्ण कोण 360 डिग्री होते हैं, ये पूरा किसका मान है। अगर हम हर कोण की बात करें तो कितना है, 360 है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये जानना है कि इसमें कौन कौन से आपके आसन्न कोण हैं, यह वाला और ये वाला, इसे आप आसन्न कोण की संज्ञा दे सकते हैं। अब इनकी शर्त क्या होती है कि आसन्न कोण हम पहचानेंगे कैसे, कैसे जानेंगे कि आसन्न कोण है। चलिए, क्या कह रहा है, एक उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए इन दोनों का, जहां से ये शुरू हो जाए, एक उभयनिष्ठ शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा। यानी इस प्रकार समझेंगे आप, जैसे मान लीजिए एक ये त्रिभुज देखिए, ये है
एक ये कोण है और एक ये कोण है। यदि इस कोण का मान अल्फा है और इसका मान बीटा है, ठीक, तो जब भी इसे आप नाम दे दीजिए ए, बी और सी। अब आप देखेंगे इस पॉइंट का नाम है ओ, ठीक, तो ओ बी क्या होगा, ओ बी आपकी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। यह अगर दोनों में काम करे, इसे कहा जाए कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी, ठीक, तो यह भुजा आपकी दोनों में उभयनिष्ठ हो रही है। इसकी इस कोण के लिए भी हो रही है और इस कोण के लिए हो रही है, ठीक। तो जहां इस प्रकार के आपको रचना मिले उसे आप क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे। तो यही भी आप अगर यहां भी आप देखेंगे तो आप क्या पा रहे हैं कि यह जो भुजा है आपकी, यह इस कोण को भी और इस कोण को भी दोनों को संतुष्ट करती है और इनका जो उभयनिष्ठ बिंदु है एक ही है। इसलिए इस कोण को आप क्या कहेंगे, तो आसन्न कोण कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक बात और जानेंगे आप इसके बाद कि आसन्न कोण और किसे कहते हैं, ये तो आप समझ गए। एक और फार्मूला इस रचना बनती है, तो हमें जान लेना है, बाकी उसको सिद्ध नहीं करना है आपको यहाँ पर बस, ठीक। अगर बोर्ड एग्जाम होते या आपके एनसीईआरटी या और जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यालय हैं, हिंदी के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, दिल्ली बोर्ड के हैं, तो उसमें तो आपको पूरा सिद्ध करना पड़ेगा अगर आप 11th-12th में हैं, 9th में हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको सीधे सीधे सवाल हल कर लेनी है और आप इतने बड़े भी हो चुके हैं कि अब आपको ये बातें समझ में अच्छी तरह से आ जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं कि आसन्न कोण क्या है। जैसे मान लीजिए दो समांतर भुजाएं हैं, इन पर एक तिर्यक रेखा आपने खींच दी, इन पर एक आपने क्या किया, तिर्यक रेखा खींच दी, तो यह कोण और यह कोण क्या होगा, दोनों आसन्न कोण होंगे, ठीक। इनका भी आगे प्रयोग आएगा, आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, आपको बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगेगी कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ठीक। जैसे जैसे सवाल लगाते जाएंगे, इनका अभ्यास होता जाएगा और आपको पूरी तरह से समझ में आती चली जाएगी बात। चलिए अब हम पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या पढ़ेंगे, शीर्षाभिमुख, याद रखिएगा इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण कोण है शीर्षाभिमुख कोण। इसमें नहीं तो आप इसमें भी समझ लीजिए। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे। जैसे मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इनके जो ये कोण हैं और ये कोण हैं, अगर इसका मान थीटा है तो यह भी थीटा ही होगा, यानी समान होगा। और इस कोण का मान लीजिए यहाँ पर अल्फा है, तो इस कोण का मान भी अल्फा होगा। या आप कह सकते हैं कि अगर इस कोण का मान कितना है, 70 अंश है, इस कोण का मान 70 है और इसका 110 है, तो यह भी 110 हो जाएगा, ठीक। और यह कोण कितना हो जाएगा, तो यह भी 70 अंश हो जाएगा। समझ में आ गई बात इतनी। आपको हरदम याद रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण यानी आमने सामने के कोण सदैव समान होते हैं। याद रहेगी ये बात, ध्यान रखेंगे इसे। चलिए इसका बहुत ही अच्छी तरह से प्रयोग होना है। अब शीर्षाभिमुख कोण के बाद क्या आ जाएगा, आता है एकांतर कोण। एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण, इनका आप समझ लीजिए पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको अक्सर या कहिए कि कुछ सवाल अगर आप छोड़ देंगे तो इसके बाद इनका प्रयोग आपको कहीं ना कहीं करना ही होता है, ठीक। अब एकांतर कोण क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। चलिए ये दो समांतर रेखाएं हैं मान लीजिए, ठीक, और कोई एक रेखा इनको इस प्रकार से काटती है, ठीक। हम क्या पढ़ रहे हैं, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक। चलिए इसे आप याद रखेंगे, ठीक। करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं एकांतर कोण।
अब देखिए, तो आप ध्यान दीजिए इस बात को, जो यह रेखा हमारी है, अगर यह रेखा हमारी ए और बी है, ठीक, आप देखिए दोनों अगर समांतर हैं तो इसे भी आप ए और बी की तरह एकदम मानिए, कोई बस अंतर है नहीं, बस इनके समान दूरी है इनके अंदर। बाकी यह रेखा भी आप इसे ए डैश बी डैश कह सकते हैं, लेकिन उसी तरह से है, उसी रूप में है। और जो ये तिर्यक रेखा काट रही है, जैसे ए और बी को काट रही है, वैसे ही ए डैश और बी डैश को भी काटती है। ठीक, चलिए अब बहुत आसानी से समझेंगे कैसे इसे भाई क्या जानना है इस बात में। देखिए, अगर यह रेखा, हम इसको थोड़ा अलग अलग बना के आपको दिखाते हैं, समझ में आ गया आपको। मान लीजिए एक रेखा है, यह ए बी है, और ये रेखा क्या है, यह ए बी डैश है। ये क्या है, ए बी है, और ये क्या है, तो ये ए और बी डैश है, मतलब ए डैश बी डैश है। अब देखिए यही रेखा है, मान लीजिए यहाँ भी काटती है और सेम सेम यहाँ भी काट रही है इसको। ठीक, तो यही बात यहाँ पर कही गई है, और इसको समझने के लिए हमने इसको इस तरह से रखा है समांतर ही, लेकिन हमें समझने के लिए ऐसा किया गया है। इसमें क्या बातें निकल के आती हैं, देखिए, इस रेखा के जो ऊपर यह कोण है, और इस रेखा के भी ऊपर आप जाएंगे अगर इसे, ये दोनों कोण क्या होंगे, एकांतर होंगे। ये दोनों कोण क्या हैं, ये दोनों कोण एकांतर हैं। ठीक, अच्छा, ऊपर वाली बात समझ आ गई। लेकिन यहां पर हमें क्या ध्यान देना है विशेष करके, और देखिए आप, ये तो बात हो गई एक कोण की, ये दोनों समान होते हैं, इसमें कोई भी ऐसी गलत बात मतलब एक्स्ट्रा बात नहीं है। लेकिन हमें जानना क्या है, हमें जानना यह है कि अगर इस तरफ देखिए, एक ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है, तो ये एकांतर कोण ये कहता है कि किसी भी समांतर रेखा को काटने वाली अगर इस प्रकार की रेखा है, तो इन दोनों के मान क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। ठीक, कैसे समझिएगा इस बात को, यानी यह क्या है, देखिए अब वहां पर देखिए, ऊपर देख रहे हैं आप ना, इसमें क्या है, इस जगह की बात कीजिए, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, और इस रेखा में क्या कह रहा है, ये कोण कह रहा है। यानी ये दोनों क्या हो रहे हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण हो रहे हैं, और शीर्षाभिमुख कोण जो यहां होगा वही यहां होगा, जो यहां होगा और वही यहां होगा, इस प्रकार से। लेकिन इन दो कोणों को क्या कहेंगे, हम लोग एकांतर कोण कहेंगे, यानी दोनों समांतर रेखा के बीच में ही देखिए कोण बन रहे हैं। और यदि आप इन्हें समझना चाहें, थोड़ा सा ट्रिक कह लीजिए, तो इसकी संरचना कैसे है, इसकी जो संरचना बन रही है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। तो थोड़ा सा देखिए, तो ये जेड के रूप में आपको प्राप्त होगा। ठीक, और जेड के रूप में अगर प्राप्त हो रहा है, तो इसमें आप कोणों की रचना कीजिए। अब देखिए, ये एक कोण यहां बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है, समझ में आ रही बात आपको। बाकी रेखाओं को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ कोण वाली रेखाओं को आप ध्यान दीजिए। यानी यहां से ये जो रेखा बन रही है, ये रेखा है, ये चली आई से, ये रेखा हो गई, ये आके इधर मुड़ गई, यहां से आई, यहां तक आई और ऐसे मुड़ गई। ये जो कोण जेड में बन रहे हैं, ये एकांतर कोण होते हैं। एक ये तरीका है। दूसरी बात आती है कि एक भले जरूर उल्टा बनेगा, देखिए ऐसे बनाया आपने और ऐसे किया आपने और ऐसे किया, ये भी जेड बनेगा, लेकिन उल्टा है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें कैसे सेट करेंगे कि इसमें भी एकांतर कोण बन, थोड़ा इसको दूसरी तरह बनाते हैं, नहीं तो बच्चे इसमें से डर जाते हैं। इस प्रकार से देखिए, ऐसे किया आपने, ऐसे किया और ऐसे किया। अगर इस रूप में भी कहीं आपको मिलता है, तो वह कोण भी क्या होगा, एकांतर होगा। अब ऐसा रूप कहाँ मिलेगा आपको, देखिए ये ऐसे यहां मिल रहा है आपको, ये फिर आप नीचे आ गए और ऐसे चले गए। तो अब देखिए, यह कोण और यह कोण, यानी इस कोण की बात कर लें आप और इस कोण की बात कर लें, देखिए समझ में आ रही बात। यह कोण यानी 1 और 1 कह लीजिए इसे आप, ये सेम सेम हो गए। और उस तरफ वाला ये सेकंड वाला हो गया, तो ये भी सेकंड के माप में रहेगा। समझ में आ रही बात आपको। घबराए ना आप कि बहुत कोई क्लिष्ट बात हो रही है। जैसे जैसे मैं आपको सवाल बताऊंगा,
बिल्कुल समझ में आता चला जाएगा। अभी आप समझिए बस इस बात को। अगर इसमें पूछ ले एकांतर कोण कौन कौन से हैं, ऐसे ही आपको चर्चा दे करके पूछ लेगा बस, और उनको 1 2 3 4 अल्फा बीटा लिख देगा, तो आप उससे घबराएंगे नहीं। ऐसे जेड का निर्माण करेंगे और उसे समझेंगे। एक जेड अगर आप इधर से आप बना रहे हैं, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बन गया, ठीक। तो जेड पे आप जैसे आपको आपने जेड बनाया एक, अब इसमें कहाँ कहाँ कोण बनाएंगे, इधर कोण बनाएंगे, इधर कोण बनाएंगे, ये तो कोण बन रहे हैं। अब इधर तो आप बनाने नहीं लगेंगे, ना तो आप इधर इतना बड़ा बनाने लगेंगे, जो छोटा वाला कोण बन रहा है इसी को ध्यान देंगे, ठीक। ये रेखा जैसे दो, एक आपका ऐसे जेड बनता है और एक आपका ऐसे जेड बनेगा। दो ही तरह से आप मतलब जेड बना पाएंगे, सीधा वाला तो यही है। लेकिन कोणों की जानकारी के लिए ये बात, ये कोण आपके क्या हो रहे हैं, एकांतर कोण हो रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इस पर इतनी देर रुके हुए हैं। चलिए अब आता है संगत कोण क्या है, ठीक, करेस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए एकांतर आपने पढ़ लिया, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो संगत कोणों के बारे में पढ़ेंगे। अब संगत क्या है समझते हैं, साथ, कहते नहीं कि साथ संगत। अब उसे साथ एंगल तो कह नहीं सकते हैं हम लोग, उसे संगत नाम दिया गया है। जो उसके संग में होगा, उसी की तरह होगा, वही उसका मान होगा, उसी को आप क्या कहेंगे, तो आप उसे संगत कोण कहेंगे। चलिए संगत कोण कहाँ आधारित है, देखिए जैसे मान लीजिए ये दो समांतर रेखाएं हो गई और इन पर एक आप तिर्यक रेखा से काटती है, तो संगत माने ही जो मैंने आपको बताना चाहता पिछले, कोण ये और कोण ए, अगर यह कोण थीटा है तो यह कोण भी थीटा ही होगा, ये होगी संगत बातें, ठीक। और दूसरी बात क्या कह लीजिए, अगर इसके इस तरफ की बात करें, मान लीजिए इस तरफ, जो इसके इस तरफ रहेगा वही कोण आपका यहाँ भी बनेगा। अगर यहाँ पर अल्फा बन रहा है तो यह भी अल्फा ही बनेगा, ये हो गई संगत कोण। समझ में आ गई बात। अच्छा, तो इतने प्रकार के आप लगभग कोण समझ गए, एकांतर कोण, संगत कोण, आसन्न कोण, रैखिक कोण, ठीक, न्यून कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। आप एक बार फिर वीडियो को देख सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम आपको दो रेखाओं के साथ एक तिर्यक रेखा पर बनने वाले सारे लगभग कोणों की चर्चा करेंगे। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आप ध्यान देंगे इस बात को, कैसे हमें क्या करना है, कैसे समझना है, क्या पूछना है। देखिए मान लीजिए यह एक रेखा है और यह एक रेखा है, ठीक। चलिए कोई एक रेखा, एक तिर्यक रेखा इसे इस प्रकार काटती है, ठीक। तो आप देखेंगे यहां पर भी इसने क्या किया, 1 2 3 और 4 कोण बने यहां पर। चलिए और इस कोण का अगर हम नाम देते हैं तो ए बी सी और डी, ठीक। इन चारों कोणों को हमने नाम दे दिया और इन चारों कोणों के भी नाम दे दिए गए। अब इसमें आपसे पूछे कि हमें आप बताइए एक के संगत कौन सा कोण है, ध्यान देंगे इसे, संगत कोण, ठीक, क्या होंगे। एक के संगत कोण क्या होगा, तो आप लिखेंगे एक के बराबर ए, यानी एक कहाँ है तो एक ए, एक के संगत कोण क्या होगा, ए होगा। ए के संगत क्या होगा, 1 होगा। और अगर 2 के संगत देखे तो बी होगा, 2 यहाँ पर, बी यहाँ पर। 3 की बात करें तो यह सी होगा और 4 की बात करें तो डी होगा। ये संगत कोणों की बात हो गई। अच्छा, अब आता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या आता है, शीर्षाभिमुख कोण। अब यहीं पर आप सब कुछ आसानी से सीख जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या मैंने बताया है, 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोण हैं, 1 और 3 क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो क्या बनेगा, 1 और 3, 2 और 4
ए और सी, बी और डी। ठीक, ये क्या हो जाएंगे? सीधा भी कोण है। अब बचता है कि आप बताएं संपूरक कोण कौन कौन से हैं। चलिए बताएंगे संपूरक। हमने आपको क्या बताया था? पूरक, और एक बताया था संपूरक। तो संपूरक कोण वो हैं कि जिन दो कोणों को योग क्या है? 180 अंश हो। तो आप समझिए इस बात को, अगर यह एक रेखा है, मान लीजिए यह रेखा ए है और यह रेखा बी है, तो किसी भी रेखा पर अगर एक कोण यहाँ पूरा बनेगा तो 180 अंश बनेगा। इस रेखा पर अगर आप देखेंगे जो आपकी मान लीजिए यक्स और यक्स डैश है, तो अगर इस रेखा को आप देखते हैं, इस पर कोण 1 और कोण 2 ये संपूरक होंगे, 1 और 2 संपूरक हो जाएंगे। अगर इस रेखा पर आप देखें तो 2 और 3 ये भी संपूरक हो रहे हैं। जो 2 का मान होगा और जो 3 का मान, दोनों का आप मिला देंगे तो 180 हो जाएगा। यही हाल 3 और 4 का है, तो इस पर संपूरक कोण बना लेंगे। ठीक, समझ में आ रही बात? और इसी प्रकार 4 और 1 ये भी क्या करेंगे? संपूरक हो जाएंगे। यही हाल आप ए बी सी डी में भी कर सकते हैं। ए और बी मिलाकर जो कोण बनाएंगे 180 से बनाएंगे। बी और सी के बीच में जो कोण बनेगा दोनों इस रेखा पर, यह भी 180 बनेगा। यही हाल सी और डी का हो जाएगा। ठीक, यही हाल डी और ए का हो जाएगा। ये भी एक संपूरक कोण। संपूरक कोणों को अगर पूछे आप ए डी बता सकते हैं, ए सी को नहीं कहेंगे। ठीक, इस प्रकार ऑप्शन रहेगा और अंतर दिया रहेगा उनमें, आपसे पूछेगा कि कौन सा सही है। अब एक बात आप और बता दीजिए तो आज की क्लास हम लोग समाप्त कर दें और आप भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स माने जो भी आपने पढ़ा है उसका थोड़ा सा शांति से बैठ करके आप मनन कर लें कि हमने क्या पढ़ा, क्या जाना, क्या पाया। ठीक, रिवीजन भी आप कर सकते हैं और ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप आंख बंद करके थोड़ी देर आप सोचिए पूरे क्लास में आपने कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक आप पहुंचे, तब कभी भी आपको यह क्लास भूलेगी नहीं। चलिए अब हम जानते हैं सिर्फ कि एकांतर कोण क्या है। एकांतर तो हमने आपको बताया है कि एकांतर माने ऐसा होगा कि जेड को आप याद रखिए, ऐसे आप जेड बना लीजिए और एक जेड आप इधर से बनाए हैं, जैसे इसको आप इधर से बना दीजिए। मतलब ऐसे आपने रेखा बनाई, एक इस कोण से यहां मिला दिए, एक इस कोण से मिला दीजिए। अब इसमें आप देख लीजिए कहां कहां को जेड मिल रहा है। देखिए अब एक जेड यहां से शुरू हुआ, ये वाला यहां से चला, ऐसे आया, ऐसे बन गया। तो 4 और बी अगर यहां पर देखेंगे आप, तो जो कोण 4 बन रहा है ऐसे करके, ये वाला, और बी ये क्या बन रहे हैं? 4 और बी, ये आपके एकांतर कोण हो गए। और इधर से देखते हैं ऐसे, ये वाले कोण यहां से और यहां से, तो 3 और ए कौन से बन गए? तो 3 और ए ये आपके क्या है? एकांतर कोण है। ठीक, तो आज की क्लास हम बच्चों ही मित्रों यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित सवालों पर सीधे आएंगे और ऐसी सवालें लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उन पर आधारित सवालें आती हैं। तो कल आपको सवाल भी बताएंगे और सवाल बताते समय उसमें क्या होगा कि ये जो आज हमने आपको पढ़ाया है जितने कॉन्सेप्ट, उनका भी प्रयोग होगा, तब आपका अच्छी तरह से और रिवीजन हो जाएगा। ठीक बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर इसी समय इसी क्लास में मिलेंगे। आप अपना बहुत ध्यान रखिए, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।